Welcome, Sangam bhai. Thank you. Actually, Thank I think you. there is some problem from our side that you have not got the right mail and as a panelist or something. I don't know what happened. Now you are joined. Thank you and sorry for some No delay. issue. No issue. That's fine. That's fine. That's totally fine. Today, welcome participant. Today we have a very good and my good friend Sangam Agarwal as a speaker, and he is running ASHCO, partner in ASHCO, and delivering, I think, lecture on daily basis. And now he is expert in 194. So we hope कि कोई आज चीज ऐसी सेक्शन में तो नहीं रह जाएगी जो बाद में किसी को कोई दिक्कत आए. तो संगम भाई, वेलकम टू अवर स्टडी सर्कल. Thank you very much. Start your presentation. Thank you very much, ji. First of all, I want to thanks to the Lakshmi Nagar CP Study Circle and a special thank to CA Hemant ji and CA Sudhir ji for providing me opportunity to share my thoughts over these news sections. So thank you very much to all. Friends, आज का सेशन हम किस तरह से करेंगे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ. We are not just focusing on section 194Q and 206C1H. Apart from that, we will also focus on some amendments. वो सारी अमेंडमेंट जो अभी रिसेंट पास में हुई है 1 और 2 इयर्स के अंदर और जो अभी करंट पीरियड के अंदर भी हुई है, हम उन सारी अमेंडमेंट्स को एक बार फोकस करते हुए स्टडी करेंगे और उनको रिकॉल करेंगे और अपना मेजर टाइम हम एनर्जी विल फोकस ऑन 194Q. बट हम स्टार्ट करेंगे अपने बेस से कि जो रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, सो दैट जिससे कि हम लोग उन सबको रिकॉल कर सके और एक जब हम बात करते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट तो वो पूरा पार्ट उसमें कवर कर सके. अगर हम लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं और सिर्फ 194Q को कवर करते हैं, 206C1H को कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अधूरा रहेगा अपने आप के अंदर. तो उसको कंप्लीट करने के लिए मेरा मानना है कि हमें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है. तो फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम शेयरिंग माय पीपीटी विद यू. Hemanti, is my PPT visible? Hemant ji, kindly confirm is my PPT is visible? Hello? Visible, sir. Okay. So friends, today I will give you ample time to ask your questions. So don't worry, I am 2.5 hours or 3 hours. So don't worry about your queries. I will take your all the queries. So moving forward. So our main agenda to discuss about analysis TDS provision and TCS provision and latest amendment. So friend, in latest amendment, apart from 10194Q, we will also discuss 206AB and 206CCA. So when these two sections recently introduced and applicable from 1st July 2021, therefore it is become paramount important for all of us to understand it, because section 206AB is going to impact all the TDS provision. It is just made for section 194Q. ये सिर्फ 194Q के लिए नहीं बनाया गया है, ये सारे सेक्शन आप पे सब पे अप्लाई होगा. हम पढ़ेंगे आगे डिटेल के अंदर कि कैसे सेक्शन अप्लाई होगा और कैसे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होगा इसका. दीज आर सब इंडेक्स ऑफ द टीडीएस सेक्शन फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं. हम इन सब सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट बेसिकली डिस्कस करेंगे. विल नॉट डिस्कस द कंप्लीट पार्ट. और फ्रेंड, जहां भी आपकी क्वेरी होगी विल ट्राई टू टेक योर क्वेरी आल्सो. आप पे Q&A सेक्शन है, आप Q&A सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. तो फ्रेंड, जैसे सेक्शन 194M है आपका, जो ऑलरेडी 1 सितंबर 2019 से अप्लाई हो चुका है. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक बार. साथ में सेक्शन 194N को, जो मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट करता है, जो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है 1 सितंबर 2019 से, कि टीडीएस प्रोविजन ऑन विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्शन है जिसने बहुत सारा जो कैश का विड्रॉल करते थे उन लोगों पे अंकुश लगाया एक तरह से. उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेक्शन 194O, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा 194O, बिकॉज ये अभी रिसेंटली अप्लाई हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से. 194Q हमें पढ़ना ही है. 206 एक पुराना सेक्शन है
और सॉरी नया सेक्शन है आपका, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। 206AA इट ओल्ड सेक्शन, 206AB, 206CC एंड 206CA। तो फ्रेंड इन सब सेक्शंस को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स, सो आप बने रहिए। और आपकी कोई भी क्वेरी फ्रेंड आप Q&A में मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है जब हमको टीडीएस का प्रोविजन पढ़ रहे होते हैं, अगर ऑन द स्पॉट हम अपने क्वेरीज पूछते हैं तो वो ज्यादा हम उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, इंस्टेड हम उसको लास्ट में डिस्कस करें। सो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन Q&A बॉक्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन 192 और 192A ये हमारे सैलरी के प्रोविजन है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा कोई भी चेंजेस नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो हम सैलरी पे टीडीएस काटते हैं वो कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटते हैं, कि जब हम किसी चीज की पेमेंट करेंगे सैलरी की उसी समय उसका हम टीडीएस काटेंगे, अक्रूवल बेस पे उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। जबकि आप देखेंगे जो हमारे टीडीएस के और सेक्शन है जैसे सेक्शन 194J, 194H, 194A, तो वहां सब में जो टीडीएस हमें काटना होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो जैसे अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका प्रोविजन बुक कर लिया है आपने, या जनरल एंट्री पास कर ली है, उस केस में भी आपका क्या होता है टीडीएस की लायबिलिटी आप पे अक्रू हो जाती है और उसके वजह से आपको टीडीएस जमा कराना पड़ता है। बट सैलरी के केस में ऐसा नहीं है। सैलरी के केस में क्या होता है जब आप पेमेंट करते हैं तभी आपको टीडीएस काटना होता है आपको। तो फ्रेंड्स एक दो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा सैलरी वाले पॉइंट के अंदर। तो जैसे कि हम डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल नर्सिंग होम डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं और उन डॉक्टर्स की पेमेंट में वो टीडीएस काटते हैं। अब ये डॉक्टर्स को पेमेंट दोनों तरह की हो सकती है, चाहे तो वो फुल टाइम डॉक्टर है आपका, चाहे वो आपका विजिटिंग फैकल्टी डॉक्टर है। तो इन सब पेमेंट्स पे जो टीडीएस कटेगा कहाँ, वो कौन से सेक्शन में कवर होगा, सेक्शन 192 में कवर होगा या 194J में कवर होगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन रहता है उन सब प्रोफेशनल के सामने जो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। और अब कहीं ना कहीं पिछले 2 साल के अंदर जब कोरोना आने के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री डे बाय डे बूम करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन और भी धीरे धीरे मेजर क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी हम डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं, ठीक है, इवन अगर वो हमारे ओन रोल डॉक्टर हैं या फिर वो हमारे फुल टाइम एम्प्लॉय डॉक्टर हैं, इवन देन उनकी जो हमें टीडीएस काटना होता है सेक्शन 194J में उनका टीडीएस काटना होता है, हमें उनका 192 में टीडीएस नहीं काटना होता। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर होगा ये वाला, ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स जो हम डॉक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ओके, एक हमारा बड़ा फेमस केस हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट का इन द मैटर ऑफ ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन। उसमें ये डिसाइड किया गया कि जब हम किसी डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं या किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं, जब भी हम किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमारा एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है आपका। उस एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की वजह से ओके, तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर 192 में टीडीएस कटता है आपका, बिकॉज वो इनकम आपकी सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होती है। बट जब हम डॉक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होता है जनरली आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप समहाउ होता है, समहाउ एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है आपका, बट आपका कंट्रोल नहीं होता ऑन द ऑपरेशन, ऑन द मेथड ऑफ वर्किंग, कि जो डॉक्टर है वो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, उन सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता। देयरफॉर इसको डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है तो कहीं ना कहीं क्या है आपका 194J अप्लाई होगा आपका, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है तो 192 अप्लाई होगा आपका। तो इसलिए हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, और जनरली फ्रेंड यही केस लो हम यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पे, जब जब भी कोई मेडिकल प्रोफेशनल की बात आती है कि उस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो 194J में कटेगा। हो फ्रेंड्स आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम सैलरी पे करते हैं एमपी एमएलए को, मिनिस्टर्स को, तो उन सब में टीडीएस जो कटेगा 192 में कटेगा या किसी और सेक्शन में कटेगा। ओके, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट रहता है कि जब हम सैलरी पे कर रहे हैं एमपी एमएलए को तो क्या 192 अप्लाई होगा या नहीं होगा। हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम उनको पेमेंट करते हैं वो टैक्स फ्री होती है। ओके, बट एक्चुअली क्या फ्रेंड्स, वो पेमेंट टैक्स फ्री सिर्फ वो चीज होती है जो उनका अलाउंसेस पार्ट होता है, जो उनका सैलरी वाला पार्ट होता है वो उसका टैक्स फ्री नहीं होता। बट एज आई टोल्ड अर्लियर कि उनके बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के थ्रू आते हैं, दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो देयरफॉर इनके काम करने के मेथड पे भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देयरफॉर कि जो भी आप एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है वो उनकी सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल ना होके उनकी अदर सोर्स वाले हेड पे टैक्सेबल होती है। और उसके अलावा जो उनको अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, सारे टैक्स फ्री होते हैं। दे गेट मैनी अलाउंसेस लाइक ड्राइवर अलाउंसेस, कार अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, दिस काइंड ऑफ अलाउंसेस दे गोट, वो सारे के सारे आपके टैक्स फ्री होते हैं सेक्शन 10 के अंदर। तो फ्रेंड्स होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब आते हैं फ्रेंड हमारी अमेंडमेंट वाले पार्ट पे, जो हमारा मेन एजेंडा है आज के टॉपिक का, की सैलरी।
कि सैलरी वाले हेड में फ्रेंड्स क्या अमेंडमेंट है। तो फ्रेंड्स सैलरी वाले हेड में ऑल्दो कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 192 के लिए क्या होता है, हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग से नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करता है कि आपको जो टीडीएस काटना है, किन किन पैरामीटर को ध्यान में रखना है टीडीएस काटते हुए। तो एवरी ईयर जनरली वो आपका अप्रैल के मंथ में आपका सर्कुलर आता है टीडीएस का। ओके, एवरी ईयर दे प्रपोज, और 80% पार्ट 80-90% पार्ट उसका सेम होता है जो कॉपी पेस्ट होता है, और कुछ रेलिवेंट चीजें तो चेंज होती है, जो अमेंडमेंट पार्ट होता है वही उसमें चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब जो जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2021 से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 115 BAC, विच इज ऑल्सो नॉन एज न्यू टैक्स रिजीम। ओके, कई लोग उसको न्यू इनकम टैक्स स्लैब भी बोलते हैं, और कई लोग उसको न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं, सेक्शन 115 BAC को। इसमें क्या है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशंस को विड्रॉ कर दिया गया है, मतलब बहुत सारी डिडक्शंस को और एग्जेम्पशंस को दे हैव विड्रॉ, एंड दे हैव गिवन ए सिंप्लीफाइड रेट, और उसके हिसाब से ही आपको अपना टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट का मानना है कि आजकल की यंग जनरेशन है, दे आर लेस ऑन टैक्स सेविंग, दे डोंट वांट टू गेट इनटू द हसल ऑफ एग्जेम्पशन डिडक्शन, they flat on flat income they want to pay the tax. Therefore government of India has introduced this new tax slab. Okay, so let's move it. So friend, जो ये नया सेक्शन 115 BAC, it is going to it already up effective from 1 April 2021। इसमें कंसेशन रेट ऑफ इनकम टैक्स है आपका, और इसमें कुछ कंडीशंस है फ्रेंड जो फुलफिल करनी होती है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट आपका कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस है फॉर ऑफ स्पेसिफाइड स्पेशली एबल्ड पर्सन, मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं उनको कोई अलग से अलाउंस मिलता है ट्रांसपोर्ट का, तो वो अलाउ होगा। जो जनरल हमें कन्वेंस अलाउंस मिलता है वो अलाउ नहीं होगा आपका। कोई आपका कन्वेंस एक्सपेंडिचर है, ओके, कन्वेंस एक्सपेंडिचर मींस कि आपने कोई एक्चुअल में ऑफिस पर्पज से आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो वो आपका अलाउ होगा। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, आपकी टू एंड ट्रैवल का एक्सपेंडिचर है जो कंपनी के बिहाफ पे आपने इंकर करा है, वो भी इसमें अलाउ होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ अगर आप देखिए तो मेजर एग्जेम्पशन वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये सब एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। मूविंग अहेड, कि जो आपका डिडक्शन वाला पार्ट है लाइक सेक्शन 80C 80D 80E, ये सब डिडक्शन भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इंस्टेड ऑफ दिस इसमें आपको जो मिलेगा, आपको जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है आपका ईपीएस का एनपीएस का, जो अप टू 7.5 लाख रुपए का मैक्सिमम अलाउ होता है आपको, वो आपको अभी भी इसमें मिलेगा आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। मतलब जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके एनपीएस के लिए या ईपीएस के लिए, ओके, पेंशन स्कीम के लिए, तो वो जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है आपका, तो वो अलाउड है अभी भी आपका, आपको 7.5 लाख रुपीज का जो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर करेंगे तो वो भी टैक्सेबल है फिर आपका। और फ्रेंड इसके साथ में जैसे हम कॉमनली क्लेम करते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाउस जो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओके, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो उस पे जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उसको क्लेम करते हैं एज ए लॉस। उससे क्या होता है, उनका इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो फ्रेंड न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको वो भी अलाउड नहीं है आपको, तो ये एक मेजर सेटबैक है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों में आपको कैलकुलेशन करनी है, और बेस अपॉन दैट आपको देखना है कि लोअर टैक्स कहाँ पे आ रहा है, और उसी के बेस पे आपको टैक्स डिडक्ट करना है बेसिकली आपको। और फ्रेंड इसमें कोई भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन पे अलाउ नहीं होता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है, अगर आप बिजनेस एसएससी हो, इफ यू आर फाइलिंग योर बिजनेस आईटीआर एज ए बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, तो फ्रेंड उस केस में क्या है कि आपको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यू कैन ऑप्ट आउट एंड ऑप्ट इन। आई मीन टू से दैट कि अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया इस न्यू टैक्स स्कीम को, तो उसके बाद अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो दोबारा आप उस स्कीम को कभी भी ऑप्ट नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स आई एम क्लियर कि अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और प्रोफेशन की इनकम है, ओके, तो उस केस में अगर आपने इस स्कीम को एक बार ऑप्ट करके ऑप्ट आउट कर लिया तो दोबारा भी आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जहां पे आपकी सैलरी की इनकम है, इफ यू हैव इनकम अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, तो आई कैन से इफ आई हैव इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, if I have income for these four heads, in that case every year I have an option to opt in or opt out for new tax regime. Okay, man? This is a very important part under this section 115 BAC, so kindly keep in mind. And then how to how to opt for the new tax regime. So when there is a form 10IE, form 10IE is there. So in that case we need to excise this form, and before due date of filing ITR we need to submit this form, and accordingly we file our ITR. So friend, in case of salary,
okay, you need to file this form at the time of excise or withdrawal. For example, it is already applicable from 1st April 2021. So if I want to file my ITR for financial year 2021, okay, and suppose I am a salary person, so I opt it currently, and if I not opt out, so I know I am not required to file this form again and again. Okay, so whenever I want to opt out, then only I have to file this form again. And in case I have to continue with the new tax regime, in that case I am not required to file a form again and again. So friend, it is clear to you. Moving ahead. So friend, this is the income tax slab as per the new tax rate. So as you can see clearly, up to 15 lakh rupees, there is a 25% taxation, and beyond 15 lakh rupees, it is 30%. And you already know the earlier part, up to 10 lakh rupees, it is 30%, and beyond 10 lakh rupees, it is up to 10 lakh rupees, it is 20%, and after 10 lakh rupees, it is 30%. But in case of new tax regime, up to 15 lakh rupees, it is 25%, and thereafter it is 30%. Often it is clear. Now discuss one latest amendment in this. जैसा कि आप सबको पता है, due to COVID-19, there is no travel, and because there is no travel, it is not practical possible to claim the LTC part, leave travel concession. As we all know that those who are working, they are eligible to get LTC, leave travel concession, or like LTA, leave travel allowance, and in income tax they have a separate exemption. But due to COVID, it is not practical possible to travel, and once it is not practical possible to travel, in that case, Government of India provided a separate mechanism to provide leave travel concession. In that case, this circular issued on 12th October 2020, and as per this circular, if any person purchase any goods or services, okay, between the period of 12 October 2020 and up to 31st March 2021, okay, so around there is a period of 6 months. If in this 6 months any person purchase any goods or services having GST 12% or higher rate, okay, and the payment should be digitally, it should be other than cash, in that case such invoice is eligible to take LTC exemption. So friend, my humble submission is here that in case if you are eligible to claim the LTC, that means out of the 4 calendar year you are allowed to take 2 years, okay, and out of 4 calendar year you are not claimed 2 years, then in that case you are called as eligible assessee. And once you are the eligible assessee, in that case you are not required to, okay, you are eligible to LTC. In that case you provide the GST invoice, okay. If you provide the GST invoice, in that case by providing that GST invoice, you are get the benefit of LTC. So when this is a very good scheme by income tax department, and still it is valid, because right now we are required to file 24Q up to 30th June. Therefore, still if we have some GST purchase invoices for this period, then we can claim and accordingly get the tax benefit. And somehow friends, after second wave which came in the month of April, so we are hoping that this scheme will definitely continue again for the current financial year also, and accordingly we get the LTC benefit by purchasing any GST goods or services. Often it is clear to you. Moving ahead, another very important section is section 194, dividend on equity share. So friends, as you know that up to 1st April 2020, it was taxable in the hand of company, okay, in the form of DDT, dividend distribution tax, and up to 10 lakh rupees it is exempt in the hand of taxpayer, and beyond 10 lakh rupees it is taxable at the rate of 10%. It is a settled position, okay. But as per Finance Act 2020, the dividend has been taxable in the hand of taxpayer. As soon as it is become taxable in the hand of taxpayer, there is a requirement for TDS. So section 194 has been introduced, and as per section 194, if dividend amount is more than 5,000 rupees, in that case 10% TDS is applicable. So how this works? Domestic company pay the dividend to the resident shareholder, and resident shareholder will include this income as per the slab rate, and once the dividend amount is more than 5,000 rupees, the domestic company will deduct 10% TDS. Okay, it is only applicable when it is more than 5,000 rupees. Then section 194 get applicable, and 10% dividend will be deducted. So friends, kindly keep in mind, suppose for example, I am holding the 2 company share like SCL and TCS,
And for both for TCS I got the 4,000 rupees dividend, and for SCL I got it 2,000 rupees. So individually the limit of 5,000 rupees is need to check, and if individually limit is not if individually limit is not satisfied, okay, then no TDS deduction. So in my example, 4,000 rupees and 2,000 rupees each is less than 5,000 rupees. Therefore, no TDS deduction will be there. So friends, like on equity share, there is a mutual fund, equity mutual fund also. As we know that there is a equity oriented mutual fund, and in case of equity oriented mutual fund, okay, we need to deduct TDS in a similar pattern in 194K. Only there is a difference of section 194 on equity share, 194K on the mutual funds. Okay, friends, hope it is clear. And limit are same, like 5,000 dividend amount and 10% rate of TDS. Nothing, there is no change in that. And moving ahead, friends, section 194A. Before going to section 194A, friends, I want to let you know one important change made in all the TDS provisions. Like friends, as you know that in the earlier in TDS provision, there is a limit of tax audit. When there is a tax audit limit for individual or HUF, in case of partnership, LLP and private limited company or public company, TDS is applicable from day one. Okay, and in case of individual and HUF, it was applicable only once there is a applicability of tax audit. Earlier tax audit limit was 1 crore rupees. Thereafter, it was extended to 5 crore rupees, and again extended to 10 crore rupees. So friends, accordingly, Income Tax Department want that TDS compliance should not be deferred. Therefore, Income Tax Department make a corresponding changes in all the TDS section by excluding the tax audit word and including two limits, one for the business and another for the profession. For in case of business, turnover, if turnover is more than 1 crore rupees, and in case of profession, okay, in case of profession, total receipt is more than 50 lakh rupees. In that case, TDS provision will be applied. Otherwise, TDS provision will not get applied. So friends, this major change has been made on 1st April 2020, and all the corresponding section has accordingly amended. So friends, keep in mind that this amendment has been made in all the sections. Okay. Now come to section 194A. 194A is basically there is a TDS rate of 10%. Okay, and when interest paid or credited is more than 5,000 rupees, in that case, section 194A get applicable. And interest paid by bank, cooperative society, cooperative banks, post office, in that case, अगर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कोई बैंक करता है या कॉर्पोरेट बैंक करता है, पोस्ट ऑफिस करता है, अगर उस केस में जो लिमिट आपकी 5,000 रुपए की है, वो लिमिट देखी जाएगी 10,000 और 50,000. इन केस ऑफ इंडिविजुअल 40,000 रुपए, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए. और अगर इससे ज्यादा की पेमेंट होती है तभी 194A में 10% टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है. उससे कम अमाउंट पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, पहले आपका पहले लिमिट थी 10,000 रुपए की, तो 1 अप्रैल 2019 को ये लिमिट एक्सटेंड होकर 40,000 और 50,000 हो गई अकॉर्डिंगली. तो ये एक मेजर चेंजेस है आपका सेक्शन 194A के अंदर. तो फ्रेंड, अकॉर्डिंगली सेक्शन 194A के अंदर अगर हमारी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, अगर लायबिलिटी से हमारा टैक्सेबल इनकम नहीं है, अगर तो उस केस में हम लोग 15H और 15G फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जो सेक्शन 197A में प्रिस्क्राइब है आपका. 194H इज फॉर सीनियर सिटीजन, 194G इज फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन. ओके, ये फ्रेंड किस केस में अप्लाई करते हैं, जब हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है. दैट मीन if our total income is less than the maximum amount chargeable to tax, in that case we can file this form and accordingly there will be no TDS reduction. सर फ्रेंड्स, 194A के अंदर जैसे कुछ हमारे एक्सक्लूजन्स हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट हम पे करते हैं पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में अगर फर्म पे कर रही है अपने पार्टनर्स को, तो उस पर कोई भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल, कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को, तो उस केस में 194A में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा आपका. बिकॉज फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को एक ही एंटिटी माना गया है, टू डिफरेंट एंटिटी नहीं माना गया. उसी कॉन्सेप्ट पे इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है. सिमिलरली, इंटरेस्ट और सेविंग बैंक अकाउंट, फ्रेंड अगर आप देखेंगे इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर हमने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, बेसिकली इंटरेस्ट पेड बाय बैंक है, तो इसमें
यहाँ हम बात करना चाहते हैं टर्म डिपॉजिट की। बेसिकली टर्म डिपॉजिट लाइक आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंक्लूड। ओके, सेविंग अकाउंट इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर कोई सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसको कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा। ऐसी इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, उस पर भी आपको कोई आपको टीडीएस नहीं काटना। अपन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंटली मैंने इसको डिस्कस भी किया, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखा मैंने इसके अंदर। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट पे करती है अपने मेंबर को या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस केस में भी 194 ए के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे डिस्कस करने वाला। अब फ्रेंड्स मैं इसमें एक आपको कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि सपोज अगर हमने कोई लोन लिया है किसी एनबीएफसी से, ओके, और उस लोन में हम मंथली ईएमआई पे करते हैं। जो हम मंथली ईएमआई पे करते हैं उस ईएमआई के अंदर क्या है, आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का कंपोनेंट है। ओके, जैसे कि आपके बैंक है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्प्ट है कि हमें बैंक का टीडीएस नहीं काटना होता, बट लेकिन फ्रेंड जो फॉरेन बैंक है आपके या जो एनबीएफसी है उनको कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो सेक्शन 194 ए उन पे अट्रैक्ट होता है और अकॉर्डिंगली हमको टीडीएस काटना होता है। तो फ्रेंड अब प्रैक्टिकली कितना मुश्किल है कि अगर मेरी मंथली मेरे अकाउंट से ईएमआई कट रही है तो उस केस में मैं कैसे उस पर टीडीएस काट सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है कि जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है आपको मंथली, और मंथली उस पर आप टीडीएस जमा कराते हो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ओके, जो अप्रैल से फेब तक का होता है आपका 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ आप उस पर टीडीएस जमा कराते हो और क्वार्टरली अपनी 26 क्यू भर के आप उनको फॉर्म 16 दे देते हो आप एनबीएफसी को, और एनबीएफसी उस फॉर्म 16 के बेस पे आपको इश्यू करती है चेक कि कितना आपने उनको टीडीएस कटा है, उतना आपको चेक मिल जाता है वहां से। तो प्रैक्टिकली जो टीडीएस कटता है इन ऐसी ट्रांजेक्शन के ऊपर इसलिए कटता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आने वाले सेक्शन 194 ओ के अंदर वी विल डिस्कस कि व्हाई हाउ कि ये सब चीजें दोबारा कैसे ट्रेवल करेंगे आपकी, इसलिए मैंने यहाँ पे एनबीएफसी का एग्जांपल डिस्कस किया मैंने फ्रेंड्स आपसे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं सेक्शन 194 सी। ऑल्सो फ्रेंड्स सेक्शन 194 सी में कोई भी अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, बट इसमें मेजर पार्ट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है। जैसे कि हम सबको पता है कि सेक्शन 194 सी इज बिलोंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ओके, और इसके अंदर क्या है कि पेमेंट मेड फॉर कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई। जब हम कोई वर्क करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्क का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं उस केस में 194 सी एप्लीकेबल होता है। तो फिर 194 सी के अंदर कोई भी पर्सनल पेमेंट आपकी इंक्लूड नहीं है। पर्सनल पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आप पर्सनल पेमेंट करते हैं जो आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है तो उसका आपको कोई भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है 194 सी के अंदर। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हो जाती थी जिसपे एक्चुअली टीडीएस कटता नहीं था और इनकम टैक्स में ट्रैक नहीं हो पाती थी वो पेमेंट्स। तो उन्हीं को कवर करने के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 194 एम। ओके, तो सेक्शन 194 एम इज अनदर सेक्शन जिसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे मैंने रेफर ये लिया कि जितनी पर्सनल पेमेंट है चाहे 194 सी की है, 194 जे की है, 194 एच की है, इन तीनों सेक्शन की जो पर्सनल पेमेंट है उन पे कोई भी टीडीएस नहीं करता था आपका। तो उन सबको कवर करने के लिए 194 एम को इंट्रोड्यूस कराया गया। नाउ मूविंग टू सेक्शन 194 आई फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड 194 आई इज बिलोंग टू द रेंट, और रेंट के केस में फ्रेंड अर्लियर देयर वाज अ लिमिट ऑफ 1,80,000 रुपीज, या हम जो टोटल रेंट पे करते हैं अगर 1,80,000 से कम पे करते हैं तो हमें कोई टीडीएस नहीं काटना। ये लिमिट ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है 1 अप्रैल 2019 से। नाउ द फ्रेश लिमिट इज 2,40,000 रुपीज। अगर हम टोटल रेंट जो पे कर रहे हैं 2,40,000 से कम है इंडिविजुअली तो उस केस में हमें कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखो जो 2,40,000 की लिमिट है बेसिकली दिस इज नॉट पर प्रॉपर्टी, दिस इज फॉर पर पर्सन। अगर किसी प्रॉपर्टी के दो जॉइंट ऑनर है, ओके, अगर हम दोनों को रेंट पे कर रहे हैं आधा आधा, तो सब मैं 3 लाख रुपए रेंट पे कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए ईयरली रेंट पे कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए मिस्टर ए को, 1.5 लाख रुपए मिसिस ए को। तो उस केस में क्या है, इंडिविजुअली 2,40,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं हुई तो इसलिए इस केस में कोई भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आप। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द गुड एंड मेजर अमेंडमेंट सो आई डिस्कस हियर। एंड मूविंग अहेड, इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। whether TDS under section 194I shall apply in case where payment for hotel is made by individual representing company। कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ओके, वो अगर होटल की पेमेंट कर रहा है, ओके, इंडिविजुअली पेमेंट कर रहा है तो क्या उस केस में सेक्शन 194I अप्लाई होगा आपका। तो फिर यहाँ पे क्या है, पहली बात तो क्या है
194 आई अप्लाई नहीं होगा, कोई भी टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो इंडिविजुअल पर्सन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पेमेंट कर रहा है। ऑल्दो कैपेसिटी क्या है आपकी कंपनी की है, बट पेमेंट थ्रू इंडिविजुअल हो रही है, तो इट इज समथिंग लाइक रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। अगर वो रिम्बर्समेंट काइंड ऑफ होता है तो एम्प्लॉय की टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं होती। अगर यहाँ पे क्या होता है, वो एम्प्लॉय बिल लेता कंपनी के नाम पे, ओके, बिल कंपनी के नाम पे लेता और कंपनी उसकी डायरेक्टली पेमेंट करती है। अगर कंपनी डायरेक्टली पेमेंट करती है तो उस केस में कहना कि कंपनी की 194 आई में टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती, बिकॉज जो होटल है आपका, जो होटल आपने रेंट पे लिया है आपने, ओके, पर डे बेसिस पे, तो उस केस में क्या है, आपने मेजर पोर्शन यूज करा है होटल का, रूम का, तो दैट इज रूम रेंट इज मेनली देयर, therefore 194 आई गेट एप्लीकेबल। documents another point friends, whether upfront fees, अपफ्रंट फीस क्या है कि जब हम कोई रेंट एग्रीमेंट एंटर करते हैं तो उस समय उस केस में कुछ हम लैंडलॉर्ड को अपफ्रंट चार्जेस पे करते हैं, तो जो हम अपफ्रंट चार्जेस पे करते हैं क्या उस पे 194 आई में टीडीएस एप्लीकेबल होता है? अगर फ्रेंड्स वो अपफ्रंट चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं है आपके, अगर यस, उस केस में क्या होगा, 194 आई में आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और फ्रेंड्स वही क्या है, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, अगर ओके, तो जब हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया तो उस समय वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रेंट नहीं है आपका, इसलिए उस केस में क्या होगा, आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब भी वो प्रैक्टिकली एडजस्ट होगा रेंट के साथ, तब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से निकल के रेंट की कलर ले लेगा और इस हिसाब से उसका टीडीएस एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर। अनदर सेक्शन सेक्शन 194 आई, आप लोगों ने कहीं डीडी भी किया हुआ सेक्शन ये वाला। फ्रेंड इस केस में क्या होता है, जब हम कोई इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में हमको 1% टीडीएस काटना होता है अगर हमारा कंसिडरेशन की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होती है, ओके, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो फ्रेंड एक तो क्या है, अगर 50 लाख या उससे कम है तो कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, तो यहाँ टीडीएस का रेट है आपका 1%। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपका सेलर है, द सेलर शुड बी रेजिडेंट। अगर सेलर रेजिडेंट होगा तो सेक्शन 194 आईए लगेगा, और अगर सेलर आपका नॉन रेजिडेंट होगा तो सेक्शन 195 अप्लाई होगा, ओके। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग पूछते हैं सर 194(5) होगा अप्लाई, तो वो कैसे होगा? तो फ्रेंड उस केस में हम नॉर्मली जैसे किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटते हैं उसी हिसाब से आपको टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। उसके केस में 10 नंबर लेना पड़ेगा आपको, बायर को। 10 नंबर लेने के बाद 10 नंबर पे टीडीएस काटना होगा और काट के उसको 27Q फाइल करना होगा, और उसके बाद फॉर्म 16B निकलता है आपका, वो आपको देना होगा, सॉरी, फॉर्म 16 आपको उनको सेलर को देना होगा आपको। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 194 आईए की। तो 194 आईए जो सेक्शन है, इसके अंदर जो हमको टीडीएस काटना होता है उसका एक कंसोलिडेटेड फॉर्म होता है फ्रेंड, आपका फॉर्म 26Q वो आपका चलान का फॉर्म है, उसको हम कंसोलिडेटली अब फाइल करते हैं और उसी से आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है बिना 10 नंबर के, और उसी से आपका चलान जनरेट हो जाता है। बस उसके बाद आपको ट्रेसिस की साइड से फॉर्म 16 जनरेट करना पड़ता है आपको, जो आपको सेलर को देना होता है। इससे फ्रेंड एक बात और बड़ी ध्यान रखने वाली बात है आपकी, कि अगर जो 50 लाख रुपए की हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं कि अगर मैंने 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हेमंत जी को सेल करी है, सपोज मैं सेलर हूँ, मैंने हेमंत जी को सेल करी है, अब हम दो सेल जॉइंट सेलर है, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने हेमंत जी को 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेल करी है। अब इस केस में क्या होगा फ्रेंड, जॉइंटली तो मुझे हमें मिल रहे हैं 60 लाख रुपए, पर इंडिविजुअली मिल रहे हैं हमको 30-30 लाख रुपए। तो क्या इस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी? तो फ्रेंड इस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज सेक्शन 194 आईए का सेक्शन 2 कहता है आपको, अगर कि आपको नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड where the consideration for the transfer of immovable property is less than 50 लाख रुपीस। वो कहता है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटना आपको, ओके। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे उसमें 2 जॉइंट हो रहे हैं, 3 है, 4 लोग हैं आपके। तो फिर आपको इंडिविजुअल लिमिट चेक नहीं करनी कि इंडिविजुअल 50 लाख रुपए की लिमिट पूरी हो रही है नहीं पूरी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म 26Q भी इसमें हमें फाइल करना होता है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म हमें जो फाइल करना होता है विद इन 30 डेज फाइल करना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच पेमेंट इज मेड। पेमेंट और मतलब हमने अगर पेमेंट करी है या फिर हमने एग्रीमेंट करा है, पेमेंट और एग्रीमेंट विच एवर इज अर्लियर, जब भी वो हुआ है उसके मंथ के एंड के 30 डेज के अंदर जमा करना है। एंड इस केस में हमारा टीडीएस फॉर्म 16 भी जनरेट करना होता है हमको। जैसे कि सेक्शन 194 आई है आपका, आई ए है, वैसे सेक्शन 194 आई बी है। ये फ्रेंड एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 2017 से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हायर अमाउंट ऑफ रेंट पे करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्रैकर में नहीं आ पा रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैकर में ना आने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 190 को आईबी को इंट्रोड्यूस किया, और इसके अंदर उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो लोग 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करते हैं। इफ एनी पर्सन इज पेइंग रेंट मोर देन 50,000 रुपीज, उस केस में उसको 194 आईबी के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। और फ्रेंड्स ये भी क्या एक अपने आप में चालान का रिटर्न फॉर्म है, जो आपको पूरे साल का एक फॉर्म फाइल करना होता है, और उसमें 5% का टीडीएस काटना होता है आपको। फिर यहाँ पर आपका क्या पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के बेस पे आपको टीडीएस काटना होता है आपको। इस केस में आपको फॉर्म 26 QC फाइल करना होता है, और विद इन 30 डेज। मतलब सपोज इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21-22, 21-22 की अगर मैं बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझको 30 अप्रैल 2022 तक के फॉर्म फाइल करना होगा, और इस केस में मेरे को ट्रेसिंग साइड से फॉर्म 16C निकाल के देना होगा लैंडलॉर्ड को। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि जो मेरा एग्रीमेंट है, अगर इन बिटवीन मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है, तो जब मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो रहा है वो रिन्यू नहीं हो रहा, तो जब वो टर्मिनेट हुआ उसके 30 डेज के अंदर मुझे फॉर्म फाइल करना है। ओके, एक चीज और इसमें समझने वाली है कि अगर 12 मंथ के पीरियड के अंदर पार्ट ऑफ द मंथ रेंट लेस देन 50,000 रुपीज एंड पार्ट ऑफ द मंथ इट इज मोर देन 50,000 रुपीज, तो फ्रेंड जो पार्ट ऑफ द मंथ है जिसमें 50,000 से ज्यादा का रेंट रहा है, सिर्फ उन्हीं महीनों में ये सेक्शन अप्लाई होगा। जिन महीनों में 50,000 से कम का रेंट रहा है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। Hope it is clear. You can write your question in Q&A also. I can take in between. So moving to very important section 194J. जैसे कि आप सब जानते हैं 194J एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज बिंगो प्रोफेशनल हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर हमारा टीडीएस करना 194J में करता है, तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स का ये सेक्शन इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन 194J के अंदर जो टीडीएस का रेट है वो 10% है। तो फ्रेंड्स मेनली इसके अंदर 5 तरह की सर्विसेज आती हैं। पहला, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस अदर देन सैलरी, और नॉन कॉम्पिटेंस फीस। जो 5 तरह की आपकी पेमेंट्स है, इन सब पे आपका 10% का टीडीएस एप्लीकेबल है 194J के अंदर। ओके, बट फिर पहले 1 अप्रैल 2017 को उसके अंदर बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर तो प्रोफेशनल 194J में कवर करते हैं 10% के अंदर। उसके अंदर क्या किया गया, इस पे आप टीडीएस रेट कर देगा 2%, कि 1 अप्रैल 2017 से टीडीएस का रेट होगा इस पे 2% का आपका। ओके, एंड इन केस फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये फिर अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। ओके, इन केस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के केस में जो टीडीएस का रेट होगा वो होगा 2%। बट फ्रेंड कीप इन माइंड, जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मीनिंग है इट शुड नॉट बी लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब वो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होना चाहिए आपका। ओके, एंड देयर इज अनदर अमेंडमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कि आप जो रॉयल्टी पे कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज एग्जीबिशन ऑफ सिनेमोग्राफी फिल्म, कि अगर आप कोई भी रॉयल्टी पे कर रहे हो सिनेमोग्राफी फिल्म के रिगार्डिंग, तो उस केस में आपका टीडीएस का रेट कितना होगा, 2% का। तो फ्रेंड इट इज क्लियर टू यू। अपन एक बात समझने वाली है यहाँ पे कि प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है और टेक्निकल सर्विसेज क्या है। तो फ्रेंड प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होंगी, तो सेक्शन आपका 44AA के अंदर मेंशन है आपकी, उसमें लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ये सब सर्विसेज आपकी मेंशन है आपके वहाँ पे। और जब हम बात करते हैं टेक्निकल सर्विसेज की, टेक्निकल सर्विसेज आपकी मेंशन है 917 के एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर। उसमें आपकी कवर होंगी मैनेजर सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब सर्विसेज आपकी कवर होंगी आपकी टेक्निकल सर्विस के अंदर। ये डिस्कस कर चुके हैं हम फ्रेंड ऑलरेडी, अभी चलते हैं थोड़ा सा। तेरी नो अमेंडमेंट 194H बिकॉज 194M समझना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया था आपके लिए कि यहाँ पे क्या होता है, कमीशन में जो ब्रोकरेज की पेमेंट करते हैं उसके 15,000 से ऊपर अमाउंट होने पे 5% का टीडीएस काट। ओके, यहाँ पे फ्रेंड एक चीज समझने वाली है, जैसे कि हम लोग बैंक्स को पेमेंट करते हैं, तो जब हम बैंक्स को पेमेंट करते हैं, जब हम बैंक से कोई बैंक गारंटी लेते हैं और उससे हम कमीशन की पेमेंट करते हैं, जब हम बैंक को बैंक गारंटी के एवज में कमीशन की पेमेंट करते हैं, तो उस समय जो हम टीडीएस काटते हैं वो 194H में
बट फ्रेंड प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई टीडीएस नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। जो बैंकर और बोरोवर के बीच में रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एजेंट का नहीं है, तो इसलिए उसको हम एक्चुअली कमीशन नहीं कह सकते, इसलिए 194 एच में उस पर कमीशन नहीं कटता। फॉर्म एम, मैंने इस सेक्शन को समझते हैं फ्रेंड। अभी भी फ्रेंड बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, सेक्शन को 194 एम को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट इसकी भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत जरूरी है। डिफरेंट बेसिकली 3 तरह की पेमेंट पे लगता है, जैसे कि 194 सी, 194 एच और 194 जे, जो हमारे 3 सेक्शन है। उन तीनों सेक्शन के अंदर जो भी उसमें उनका बेसिकली एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट है, ओके, इन तीनों सेक्शन के अंदर, लाइक 194 सी के अंदर एनी वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई, 194 एच के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कमीशन, ठीक है, आपको कोई कमीशन है ब्रोकरेज है आपकी, और 194 जे में आपका फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इन तीनों तरह की पेमेंट के लिए जो हम उन रिस्पेक्टिव सेक्शन में टीडीएस नहीं कर पाए, ओके, और अगर पेमेंट आगे 50,000 से ज्यादा की है आपकी, उस स्टेट में आपको 5% का टीडीएस काटना है। फिर मैं अभी भी नोट कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लाई, ओके। फ्रेंड्स बहुत बहुत केसेस में लगता है कि सर ये वो एक्सपेंडिचर है जो हम बुक्स में तो क्लेम करते नहीं एज एक्सपेंस, तो अगर ये एक्सपेंस तो डिसअलाउ हो ही नहीं सकता, तो हम क्यों कंप्लाई करें इसको। बट फ्रेंड क्या होता है, टीडीएस में आप असेसिंग डिफॉल्ट बन जाएंगे, और टीडीएस ना काटने की वजह से आप पे कहीं ना कहीं असेसिंग डिफॉल्ट बनने की वजह से इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी आप पे आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सेक्शन 194 एम की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे एक हायर अमाउंट दे रखा है 50 लाख रुपए का, कि अगर पेमेंट 50 लाख से ज्यादा होगी तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, और पूरी पेमेंट पे आपको 5% का टीडीएस काटना है, ओके। तो फ्रेंड इस सेक्शन के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन हायर पेमेंट को ट्रैक करना चाहता है जो किसी न किसी तरह से टीडीएस कटने से बच जाती है, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब फ्रेंड आते हैं हम सेक्शन 194 डी ए के ऊपर, अनदर वेरी गुड सेक्शन। और फ्रेंड्स इसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो काफी डिमांडिंग अमेंडमेंट है। प्रोफेशनल ने काफी टाइम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की इस अमेंडमेंट के लिए, उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई। फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि ये सेक्शन क्या है। 194 डी ए एक सेक्शन है जो कहता है कि जो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 1010 डी में एग्जाम नहीं है, जब उसकी पेमेंट मिलती है तो उसमें जो इनकम वाला पार्ट है उस पर आपको टीडीएस काटना है इंश्योरेंस कंपनी को। तो फ्रेंड पहले क्या होता था, ये सेक्शन आने से पहले ओरिजिनली जो भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती थी तो सब लोगों के माइंड में यही इंप्रेशन रहता था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पेमेंट कर रही है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटना। दिस वाज द जनरल इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ ऑल प्रोफेशनल और ऑल एसेसीज, ओके। तो बट कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे टीडीएस इनकम टैक्स नहीं लगता, वो सिर्फ उन्हीं पॉलिसी पे लगता है जो सेक्शन 1010 डी में एग्जेम्प्ट होती है। जो 1010 डी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं क्या होती है, टैक्सेबल होती है, और जब वो टैक्सेबल होती है तो कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करना भी जरूरी है। तो इसलिए सेक्शन 94 डी ए को लेके आया गया। तो फिर जब ये सेक्शन ओरिजिनली आया तो इस सेक्शन की लैंग्वेज ऐसी थी, इफ एनी पेमेंट मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड। तो उस केस में क्या होता था कि कोई भी अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट होती थी तो उस पूरी पेमेंट पे 5% का टीडीएस कट जाता था। और फिर पूरी पेमेंट पे 5% टीडीएस कटने की वजह से तो क्या होता था फिर आपको जो आपकी इनकम नहीं है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल की पॉलिसी कराई, मैंने 10,000 रुपए दिए 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 50,000 मेरी इन्वेस्टमेंट लग गई, और जब मुझे एक्चुअल में 60,000 रुपए मिले तो पूरे 60,000 रुपए क्या हुआ, 5% का टीडीएस कट गया, ओके। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड ये इट इज नॉट जस्टिफाइड। तो फिर बाद में 1 सितंबर 2019 से इसमें अमेंडमेंट हुई, फिर यहाँ पे जो अब जो टीडीएस करता है वो इनकम वाले पार्ट पे करता है। तो मेरे एग्जांपल में टोटल मेरे को 60,000 मिले थे, 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो अल्टीमेट इनकम थी 10,000 की, तो 10,000 पे मेरा टीडीएस कटेगा 5% का पार्ट, ओके फ्रेंड, इट इज क्लियर। हम एक एग्जाम्पल आगे भी देखेंगे इसका। अब फ्रेंड इसमें एक बात समझने वाली और बात है कि 1010 डी में कौन सी पॉलिसी एग्जाम्प्ट नहीं होती। सबसे पहले कोई भी अमाउंट रिसीव है कीमैन इंश्योरेंस कंपनी कि कभी भी कीमैन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, अपन आपको पता है कीमैन इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज क्या होती है, उस केस में प्रीमियम पे करती है कंपनीज, और कंपनी उसके एक्सपेंस की डिडक्शन ले लेती है, और जब जब पैसा मिलता है तो कंपनी के डायरेक्टर को, होल्डर डायरेक्टर को, एमडी को, सीईओ को, सीएफओ को, इन लोगों को पैसा मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, वो उनके हाथ में एग्जाम नहीं होता। एंड साथ में क्या है, आप अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की पेमेंट कर रहे हो और आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है वो 10% से ज्यादा है,
सम इंश्योर्ड से, तो उस केस में भी क्या होगा, वो पॉलिसी आपके लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगी। और ये 10% की लिमिट 15% है इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए लिमिट 10% ना पड़ के 15% पड़ जाएगी। तो फ्रेंड इन तीन केस के अंदर सेक्शन 10(d) के अंदर आपकी पॉलिसी का अमाउंट एग्जाम नहीं होता। तो फ्रेंड एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्रॉम मिस्टर शर्मा टुक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन जुलाई 26, 2015 फॉर ₹2,20,000 रुपीज। ही पेड प्रीमियम ऑफ 55,000 रुपीज एवरी ईयर। तो फ्रेंड यहाँ पे 2,20,000 पे सम इंश्योर्ड है, 55,000 पे आपका प्रीमियम का अमाउंट है पर एनम का। अब इस केस में क्या हो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 साल का प्रीमियम दिया है हमने। ओके, अब 5 साल का प्रीमियम देने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 2,20,000 रुपए। और कहने के प्रीमियम का अमाउंट कितना है यहाँ पे आपका, सॉरी 4 ईयर्स तक प्रीमियम दिया है हमने। तो इस केस में क्या हुआ, 10% से ऊपर है। ओके, तो कहीं ना कहीं सेक्शन 194 डी एप्लीकेबल हो गया, बिकॉज दिस पॉलिसी इज नॉट एग्जेम्प्ट एज सेक्शन 10(d). देयरफॉर अब जो इनकम पार्ट है, 2,20,000 हमारा सम इंश्योर्ड था, 2,50,000 हमें मिले हैं, तो 2,50,000 में 2,20,000 30,000 वो हमारी एक्चुअल इनकम है। तो 30,000 पे हमने 5% का टीडीएस हमारा डिडक्ट होगा बेसिकली। ऑफन इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। 194 एंड अनदर वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ऑल द फ्रेंड इसके सेक्शन ऑलरेडी 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हो चुके हैं, और इसके प्रोविजन ज्यादा मेनली बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लगते हैं और पोस्ट ऑफिस पे लगते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कौन सी वाली, जो बैंकिंग के फंक्शन को रन करती है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन सब पे बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी और पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इन तीनों पे इस केस में क्या होता है, तो कोई भी एसएससी, अपन जहाँ बात करते हैं यहाँ पे एसएससी की, तो यहाँ पे एसएससी का मतलब होता है ऑल। When I am saying the word all, तो all means क्या हो गया, all individual. It include all individual, HUF, company, partnership, LLP, local body, AOP, BOI. इसमें सब लोग इंक्लूड हो गए आपके। ठीक है, अगर कोई भी बैंक इन लोगों को पेमेंट करता है, ओके, अगर वो स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर की कैश की पेमेंट है अगर, तो उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है आपको। ओके, तो फ्रेंड वो बेसिक लिमिट कितनी है आपकी, 1 करोड़ की। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो उस केस में 194(n) के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। बट फ्रेंड 194(n) के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और है आपका, उसमें क्या है कि जो अगर आप कंप्लाइंट हो, अगर आप एक कंप्लाइंट एसएससी हो तो आपका टीडीएस का रेट अलग है, आपके लिए टीडीएस की लिमिट अलग है। अगर आप नॉन कंप्लाइंट हो तो उस केस में टीडीएस का रेट भी अलग है और टीडीएस की लिमिट भी अलग है। कैसे, हम समझते हैं अगली स्लाइड के अंदर। फ्रेंड्स 194(n) कहता है नॉर्मल केस के अंदर, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि यू आर कंप्लाइंट, उस केस में आपकी लिमिट है आपकी 1 करोड़ रुपए की, और आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर की पेमेंट पे आपको 2% का टीडीएस एप्लीकेबल हो। ओके, बट इफ यू आर नॉट कंप्लाइंट, उस केस में क्या है, आपकी लिमिट है 20 लाख रुपए की। तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक 2% का टीडीएस है, और 1 करोड़ से ऊपर 5% का टीडीएस है। तो जो फ्रेंड पहले 2% था, नॉन कंप्लाइंट के केस में वो कितना हो गया, 5% का आपका। ओके, अब फ्रेंड समझते हैं हम कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट कब बनेंगे। अब क्या फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैंने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है, अगर मैंने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है, तो उस केस में मैं बनूंगा कंप्लाइंट, और अगर फाइल नहीं कर रखी तो मैं बन जाऊंगा नॉन कंप्लाइंट। ओके, अब फ्रेंड यहाँ पे लिखा है सेक्शन 139(1). इसका मतलब क्या है, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर है तब तक हमें चेक करना है 3 साल। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2021, उसकी लास्ट डेट है फाइल करने की, मतलब 2020 और 2021, उसकी लास्ट डेट है आपकी 30 सितंबर 2021। तो मेरी 131 में डेट हो गई 30 सितंबर 2021। तो मेरे को तब तक तो 3 साल चेक करने हैं, 17-18, 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर, ये 3 साल मुझे चेक करने हैं। जब 30 सितंबर 2021 निकल जाएगा, उसके बाद मेरे को 3 साल चेक करने हैं मुझे, 18-19, 19-20 और 20-21 फाइनेंशियल ईयर, ये 3 साल मेरे को चेक करने हैं। ओके, उसी के बेस से मुझको डिटरमाइन करना है कि एसआईसी की लिमिट कितनी होगी कैश विड्रॉल की, और उसको टीडीएस का रेट क्या होगा। ओके, और फ्रेंड्स इसमें जो आपका टीडीएस कटेगा आपका, इट विल डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी बैंक आपको पेमेंट करेगा उस समय आपका टीडीएस काट लेगा। और फ्रेंड इट इज क्लियर। और फ्रेंड इन सब जो नए प्रोविजन जितने भी आ रहे हैं आपके, उसके थ्रू कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स नेट में लेके आ जाए, उन लोगों को उनकी आईटीआर फाइल कराया जाए, जिससे कि टैक्स बेस बढ़े अल्टीमेटली। तो ये उन्हीं का पर्पस है, कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट बाइफिकेट करना। अभी आगे वाले टाइम में फ्रेंड हम देखेंगे सेक्शन 206 ए भी जब पढ़ेंगे,
वहां पर भी कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट कर रखा है कि अगर आप कंप्लाइंट है तो आप पे टैक्स का रेट अलग है, अगर आप नॉन कंप्लाइंट है तो आप पे टैक्स का रेट अलग है, जस्ट टू इंक्रीज द टैक्स बेस, ये मेन पर्पस है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ चीज समझने वाली है 194N के अंदर। पहला क्या है यहाँ पे कि वेदर विड्रॉल फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए सेम बैंक should be allocated for determining the limit of 1 crore or 20 lakh. Being a Sangam Agarwal, I am Sangam Agarwal. I have a account with ICICI Bank and I have two account with two branches. One is Papaganj and one is Plant Place. अगर दोनों ब्रांचेस में मेरे आईसीआईसी में अकाउंट है तो फिर इस पर्पज से क्या होगा, दोनों बैंक कहीं ना कहीं सीबीएस से लिंक है, दोनों सीबीएस से लिंक होने की वजह से क्या होगा, दोनों की कंबाइंड लिमिट चेक की जाएगी फ्रेंड आपकी टीडीएस काटने के लिए। ओके, बट ये क्या करना है, दो डिफरेंट बैंक है, एक मेरा पीएनबी में अकाउंट है, एक आईसीआईसी में अकाउंट है, तो फ्रेंड दोनों बैंकों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, देयरफॉर दोनों बैंकों के लिए सेपरेट लिमिट चेक करनी होगी मुझको। पीएनबी के लिए अलग लिमिट चेक होगी 1,20,00,000 रुपए की, 1 करोड़ की या 20 लाख रुपए की, और आईसीआईसी के लिए अलग लिमिट चेक होगी 20 लाख की या 1 करोड़ रुपए की। ओके फ्रेंड, इट इज क्लियर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्वेश्चन आप क्यू एंड ए पूछ सकते हैं, आई एम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द क्यू एंड ए। Move to section 194O, another very important section. फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझते हैं कि 194O एप्लीकेबल किस पे होता है। फ्रेंड 194O को समझने के लिए पहले हमें दो चीज समझनी पड़ेगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो फ्रेंड ई कॉमर्स जब हम समझते हैं ऑपरेटर, तो हम कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं इसको, लाइक ए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा। दीज आर सम ऑफ द बिग प्लेयर इन ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो फ्रेंड क्या कर रहा है, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको आपकी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए। ओके, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी वन हु ओन्स, ऑपरेट, मैनेजेस ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो फ्रेंड क्या है, अगर कोई लोग, कोई पर्सन अगर वो अपनी अपनी वेबसाइट बना के उसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। जो दूसरे आदमी को फैसिलिटेट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज सेल करने में, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इसलिए मैंने आपसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा इन सबका नाम लिया सेक्शन 194O के लिए, दे आर द ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, वन हु सेल गुड्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया का, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये दोनों दोनों टर्म समझनी जरूरी है 194O के लिए। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन हमारा ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से 194O। इसमें क्या है फ्रेंड, आपका 1% का टीडीएस काटना है आपको, जो आपका ग्रॉस अमाउंट है। जो ग्रॉस अमाउंट है आपका गुड्स का और सर्विसेज का, उसके ग्रॉस अमाउंट के ऊपर 1% का टीडीएस काटना है। जो आपकी कोई सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न हो रही है आपकी, आपको उसको कंसर्न नहीं करना, उसको एक्सक्लूड करना है। टोटल जो वर्ड है ग्रॉस अमाउंट है, दैट मीन you have to exclude what the sales return और purchase return। ओके, जनरली होता क्या है ई कॉमर्स के केस में, मैंने करंट मंथ में सेल करी और नेक्स्ट मंथ को रिटर्न आती है, तो वो टीडीएस पर्पस हमें उसको एक्सक्लूड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन और है, इफ द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज इंडिविजुअल और एचईएफ एंड, फ्रेंड ये किस केस में कटेगा, आपका इंडिविजुअल एचईएफ के केस में कटेगा। अगर आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस के अंदर उसका 194O में टीडीएस नहीं कटेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक प्लानिंग का स्कोप है, जो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अगर उनको टीडीएस सेव करना है अपना, या फिर उनको इतना प्रॉफिट नहीं डिटरमाइन हो पाता, नहीं अर्न हो पाता, तो वो फिर पार्टनरशिप फॉर्म बना के तब अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड उस केस में क्या है, अगर आपकी टोटल गुड्स सेल आउट ऑफ टोटल अमाउंट जो ग्रॉस रिसीट है आपकी वो ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है आपकी, अगर तो उस केस में आप पे 1% का टीडीएस 194O में अप्लाई होगा आपका। ओके, और टीडीएस का कटेगा आपका पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इसके बेस पे आपका टीडीएस कटेगा। और फ्रेंड आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को हमें पेन फर्निश करना है। ओके, अगर आप 5 लाख से कम है, आपने पेन फर्निश कर दिया तो कोई टीडीएस नहीं है। तो 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा आपका, तो उस केस में आपको 1% का टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। अब फ्रेंड आगे देखते हैं इसके अंदर। फ्रेंड इसमें एक चीज समझने वाली है, इसमें एक चीज समझने वाली है आपकी क्या,
अगर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ओके, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो बायर है उससे अगर डायरेक्टली पेमेंट ले रहा है वो, अगर ओके, अगर बायर डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, मतलब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट ना करके डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, तो फ्रेंड्स उस केस में भी आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आती है 194 ओ के अंदर। तो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट फ्रेंड एक्चुअली ऐसा है। एज पर सेक्शन 194 ए अगर डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, इन दैट केस ऑल्सो जो बायर है आपका, ओके, अगर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को विदाउट ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का 1% टीडीएस काटना है आपको। उस केस में कैसे होगा? उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पास से टीडीएस काट के फॉर्म 16 ए दे देगा आपको ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, और उसका अमाउंट से कलेक्ट कर लेगा, जैसे कि हमने लोन वाले केस में समझ के आए 194 ए के अंदर। उसी तरह से आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा। ये मैंने एक एग्जांपल बनाया था मैंने आपके लिए कि ए प्रोप्राइटरी फर्म जो एक्सजेड इज सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू फ्लिपकार्ट, तो मिस्टर ए बाय द प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्रॉम एक्सजेड फॉर 5,50,000 रुपीज ऑन October 1st 2020। इसमें तीन चीज देखने वाली है। पहले तो ट्रांजेक्शन कब हुई है? 1 अक्टूबर 2020 को, उसमें 194 अप्लाई हो चुका है। लिमिट 5 लाख से ऊपर की है 5.5 लाख रुपए की, तो वो अप्लाई हो चुका है। और तीसरा, ये क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट दोनों की बीच की ट्रांजेक्शन है। तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है आपका एक्सवाईजेड, और इस केस में आपका 1% का टीडीएस एप्लीकेबल है 5,50,000 रुपए। यहाँ पे आपको कोई भी इनकम वाला पार्ट नहीं देखना, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट देखना है आपको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, कि अगर कोई जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो अगर नॉन रेजिडेंट है, तो क्या उस केस में एप्लीकेबल होगा? तो फ्रेंड जब मैंने 194 ओ को स्टार्ट किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट शुड बी रेजिडेंट। ओके, तो 194 ओ की एप्लीकेबिलिटी के लिए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को क्या होना जरूरी है? उसको उसको रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में उस पर कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट सर फ्रेंड इस केस में क्या आ सकता है आपका? इस केस में आपका आ सकता है इक्वेशन लेवी। जैसा कि आपको पता है कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया से कोई इनकम अर्न कर रहा है, अगर तो अगर उस पर इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं हो पाता तो इक्वेशन लेवी आता है, तो उसमें इक्वेशन लेवी की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड, जैसे कि सेक्शन 194 ओ में ओ आया, तो साथ में क्या करना पड़ा? सेक्शन 204 के अंदर भी एक अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो सेक्शन 204 के अंदर एक क्लोज नंबर 5 है, उसके अंदर पहले वर्ड था पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम। वहां पे जो वर्ड था वो था रेजिडेंट बेसिकली, बट 194 ओ आने की वजह से नॉन रेजिडेंट वर्ड भी वहां पे इंक्लूड कर दिया गया। जब वहां पे 194 204 के अंदर नॉन रेजिडेंट इंक्लूड कर दिया गया, तो फ्रेंड क्या वो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, जितने भी नॉन रेजिडेंट है सभी लोग इंक्लूड हो गए इसके अंदर, कि एनी नॉन रेजिडेंट कैन बिकम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम। तो उस केस में कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है अगर, तो उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आ गई। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्शन। बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो आपका वो है मेमोरेंडम एक्सप्लेन टू फाइनेंस बिल है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो सेक्शन है इसका मेनली पर्पस था, अमेंड करने का पर्पस था 194 ओ, तो इसको कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा 194 ओ के लिए, उसके अलावा इसको यूज नहीं किया जाएगा। ओके, तो राइट नाउ अगर कोई लीगली चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर सकता है कि नॉन रेजिडेंट की टैक्स काटने की लायबिलिटी है, बिकॉज Magnum expelling finance bill, it not form part of the act only. It can be read to just get the understanding. Okay, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सेक्शन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि क्लैरिटी मिल सके इस चीज के ऊपर। फिर आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 194 क्यू एंड 194 206 C1H। As friend you can see this is TCS section। TCS के फ्रेंड पहले तीन सेक्शन थे, 206C1, 206C1C और 206C1F। इसके बाद एक नया सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 206C1H। So friend now we will discuss these two। Just a minute।
और फ्रेंड्स here my slide my PPT is visible to all of you. So friend, now we are going to discuss 194Q, which is one of the very important section for today. We are all are waiting for this section. So friends, as you know that from 1st October 2020, section 206C1H, which is called as TCS for today's discussion, TCS is already applicable on the sale of goods. So friend, पहले हम समझते हैं कि TCS क्या है. 1 अक्टूबर 2020 से अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हैं किसी पर्सन को, ओके, अगर उनकी दो कंडीशन पूरी होती है तो उस केस में जो भी आपकी सेल रिसिप्ट आएंगी आपकी, तो उसका आपको 0.1% आपको एडिशनल कलेक्ट करना है आपको बायर से, और उसको फिर आपको जमा कराना है एज ए टीसीएस. ओके, ये हमारे टीसीएस के प्रोविजन ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुके हैं. अब दो कंडीशन है, वो दो मेन कंडीशन क्या है. सबसे पहले जो सेलर है, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, उसकी अपनी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. दैट मीन अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 देख रहा हूं अगर, तो उसके लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर 10 करोड़ से ऊपर मेरी क्या होनी चाहिए, टर्नओवर. अगर मैं 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगी तो मेरी एक कंडीशन पूरी होगी. साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर मेरी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा. अगर ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर मेरी एक सिंगल पार्टी से 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन है, तो उस सिंगल पार्टी से जो भी मैं अमाउंट कलेक्ट करूंगा उस पर एडिशनली 0.1% कलेक्ट करके जमा कराऊंगा एज ए टीसीएस. ये है हमारे 206C1H की प्रोविजन. बहुत सिंपल है फ्रेंड. फ्रेंड लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जिस केस में सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है लेकिन ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन पूरी करनी जरूरी है. तो उस केस में क्या हुआ, बट जो बायर है उसके 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हुआ था, उस पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे. तो गवर्नमेंट ने ये बाद में रियलाइज किया कि ऐसे क्या हुआ, ये लॉ में लैकुना रह गया है. उसकी वजह से हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है जिसपे हमारे टीडीएस या टीसीएस के इनको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं छूट रही है. उन ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेक्शन 194Q को इंट्रोड्यूस किया, जो रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 में अप्लाई हुआ है, और वो जो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई होगा. अब फ्रेंड इस वाले सेक्शन में क्या है, इसको हमें कहना है कि टीसीएस के साथ ही समझना है. जो हमारा टीसीएस था वो सेल के समय लगता था जब सेलर की टर्नओवर ज्यादा होती थी. अब जो ये टीडीएस है 194Q, ये लगेगा बायर के ऊपर. जिस केस में बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और ड्यूरिंग ईयर तुमने एक पार्टी से अगर 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर ली है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपके अगर, तो उस केस में जो बायर है वो जब पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्ली उसके बेस पे 0.1% का टीडीएस कलेक्ट करेगा और जमा कराएगा. ओके, कलेक्ट करेगा और जमा कराएगा अंडर सेक्शन 194Q. और फ्रेंड इट इज क्लियर कि टीडीएस कब लगेगा और टीसीएस कब लगेगा. अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर उस केस में क्या होगा जहां पे दोनों बायर और सेलर दोनों की 10 करोड़ से ज्यादा है और दोनों ने एक दूसरे से 50 लाख से ऊपर की सेल करी है. मैं सबसे पहले एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो टीसीएस और टीडीएस लगता है 50 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू पे लगता है. फॉर एग्जांपल अगर 55 लाख रुपए की सेल परचेज हुई है अगर, ओके, तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपका टीसीएस या टीडीएस अप्लाई होगा, पूरे अमाउंट पे अप्लाई नहीं होगा. हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं फ्रेंड कि जिस केस के अंदर बायर सेलर दोनों की क्या है लिमिट, दोनों की 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में कैसे अप्लाई होगा. ओके, अब फ्रेंड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, सर कैपिटल गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो उस केस में 194Q अप्लाई होगा. यस, बिकॉज फ्रेंड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ऑल गुड्स आर कवर वेदर दे आर पर्पस फॉर ट्रेडिंग और वेदर इट इज पर्पस फॉर कैपिटल गुड्स. तो दोनों ही केस में आपका 194Q आपकी केस में अप्लाई होगा. हरी जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. अब फ्रेंड्स इसमें आगे चलते हैं. मैं अपने क्वेश्चन में वापस आता हूँ फ्रेंड. जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि अगर बायर और सेलर दोनों के 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है और दोनों ही एक दूसरे से 50 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन करी है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा या टीसीएस एप्लीकेबल होगा. तो ये जवाब देना चाहेगा फ्रेंड आप लोगों में से, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है. हम इस क्वेश्चन को आगे तक क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का. तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड इस केस में क्या है, जैसे कि सेक्शन 194 की जब बात करते हैं वहां पे टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. अब फ्रेंड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैंने इनवॉइस काटी, सपोज करो हेमंत जी हैं और मैं हूँ, ओके, हेमंत जी सेलर है और मैं बायर हूँ,
मैंने हेमंत जी से कोई गुड्स परचेज करे, जैसे ही उन्होंने मुझे बिल इशू करा उन्होंने मुझे, ओके, जो टीडीएस के प्रोविजन है वो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जैसे ही मेरे को बिल मिला मैंने बिल को अपनी बुक्स में पंच करा, मेरे पे टीडीएस की लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। तो टीसीएस की लायबिलिटी वो कब होगी, जब मैं हेमंत जी को पेमेंट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूंगा आपको, टीसीएस में लिखा हुआ है, टीसीएस के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड इन एनी अदर सेक्शन, अगर टीडीएस किसी भी सेक्शन में पहले डिडक्ट हो चुका है उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हो। तो फ्रेंड्स हमेशा जब बायर सेलर की ट्रांजेक्शन होगी, जो बायर होगा वो ही सबसे पहले टीडीएस जमा कराएगा इंस्टेड ऑफ टीसीएस से। होप फ्रेंड इट इज क्लियर। ओके, तो इस केस में हेमंत जी और मेरी ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे ही मैंने उनसे गुड्स परचेज करे, मैं क्या करूंगा, उस इनवॉइस के ऊपर टीडीएस जमा कराऊंगा, और जैसे ही मैंने उस पर टीडीएस जमा कराया हेमंत जी की लायबिलिटी एक्सक्लूड हो गई, उनको उस पर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन पे एक ही अप्लाई होगा, टीडीएस होगा या टीसीएस हो। तो अगर दोनों की लिमिट क्रॉस हो रही है तो उस केस में हमें टीडीएस को अप्लाई करना है इंस्टेड ऑफ टीसीएस को अप्लाई करने से। अब हम आगे चलते हैं। टीसीएस का रेट, टीडीएस और टीसीएस का रेट 0.1% मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो लिमिट है 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे हमें टीडीएस और टीसीएस को अप्लाई करना है। और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ टीडीएस, और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जो टीसीएस हमें जमा कराना है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट जमा कराना है। अब फ्रेंड हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो टीसीएस जो जमा करवा रहे हैं वो इनवॉइस के बेस पे करवा रहे हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ईज, चीजों को इजी करने के लिए, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक एट द टाइम ऑफ पेमेंट कि कौन सी इनवॉइस की पेमेंट आई, कितनी पेमेंट आई, कुछ उसमें पैसे कट गए, डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया। तो कई लोग क्या करें, जितने इनवॉइस रेज कर रहे हैं उसके बेस पे टीसी जमा कराने हैं, बट फ्रेंड लीगली जो लायबिलिटी आपको टीसी जमा कराने की वो रिसिप्ट के बेस पे, जब आपके पैसा आ जाएगा उसके अगले महीने की 7 तारीख को आपको टीसी जमा कराना है। फिर इसमें आगे चलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड कि अगर दोनों चीज अप्लाई होगी तो उस केस में हमें अगर दोनों अप्लाई होंगे तो हमें टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करने हैं उस केस के अंदर। अब फ्रेंड आगे चलते हैं, सेक्शन 206AA। अगर फ्रेंड पैन नंबर नहीं है हमारे पास, अगर फ्रेंड पैन नंबर नहीं है हमारे पास, उस केस में टीडीएस में हमारा 20%, ओके, 20% का टीडीएस का रेट लग सकता है अगर पैन नंबर नहीं है, और इन केस टीसीएस के केस में ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड और 5% विच एवर इज हायर, अगर पैन नंबर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, एंड फ्रेंड जो नया सेक्शन है 206AB, थोड़ा सा इसको यहाँ डिस्कस करते हैं, बाकी डिटेल में उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, अगर हम आईटीआर फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रहे हैं, ओके, अगर हम आईटीआर फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रहे हैं फॉर लास्ट 2 ईयर, और उन 2 साल में मेरा 50,000 से ज्यादा टीसीएस और टीडीएस कटा हुआ है इन ईच फाइनेंशियल ईयर, उस केस में आई विल कॉल्ड एज स्पेसिफाइड पर्सन। कब, जब मैंने आईटीआर नहीं भरी, और आईटीआर ना भरने के बाद मेरा जो टीडीएस और टीसीएस जो कटा हुआ है वो 50,000 से ज्यादा का कटा हुआ है, तो उस केस में आई विल कॉल्ड एज स्पेसिफाइड पर्सन। और इन केस ऑफ टीडीएस, इफ आई एम ए स्पेसिफाइड पर्सन, द टीडीएस रेट विल बी ट्वाइस द एक्चुअल रेट और 5% विच एवर इज हायर। ओके, तो फिर यहाँ पे एक बात समझने वाली है, अगर मैं 194J की बात करता हूँ तो 194J के अंदर क्या होगा, 194J के अंदर 10% का रेट है, और मैंने जो जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पर्सन ने 2 साल की आईटीआर नहीं भरी, और उसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा का कटा हुआ है। ओके, टीडीएस 50,000 से ज्यादा का कटने की वजह से, ओके, उस केस में क्या हुआ, आप स्पेसिफाइड पर्सन बन गए, और जब आप स्पेसिफाइड पर्सन बन गए तो मुझको सेक्शन 206A भी अप्लाई करना पड़ रहा है। जब मेरे को 206A भी अप्लाई करना पड़ रहा है तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, तो इस केस में मेरे को 20% का टीडीएस का रेट काटना पड़ेगा 194J की पेमेंट के लिए। तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था 206AB ये जो सेक्शन है ये किस पे लगता है, सारे प्रोविजन पे लगता है इनकम टैक्स के, ये सिर्फ 194Q के नहीं आया, ये सारे प्रोविजन पे लगता है। ओके, तो सिमिलरली फ्रेंड जो टीसीएस के केस में आपका क्या है 206CCA ये सेक्शन है, यहाँ पे क्या है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड और 5% विच एवर इज हायर। तो टीसीएस के केस में अगर आईटीआर नहीं भरी और टीडीएस कटा 50,000 से ज्यादा, दैट मीन यू आर स्पेसिफाइड पर्सन, तो उस केस में आपको 5% और ट्वाइस द रेट विच एवर इज हायर इस रेट से आपको अप्लाई करना है। और फ्रेंड किसी पर्सन ने ना आईटीआर भरी ना उसका पैन नंबर है, जब पैन नंबर नहीं है तो फ्रेंड आईटीआर भी नहीं भरी होगी, इज इट पॉसिबल?
No, practically no friend, because now we can file our idea with Aadhaar number also. Okay, तो ऐसी आ चुकी है। ऐसी 206AA के अंदर अभी अमेंडमेंट नहीं हुई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हो जाएगी, तो पेन ऑब्लिक आधार नंबर वर्ड यूज हो जाएगा। तो अगर आपने अपना पेन नंबर एंड आपने आईडी भरी है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका हाई रेट होगा दोनों सेक्शन के अंदर, वो रेट आपका अप्लाई होगा, चाहे वो टीडीएस है चाहे वो टीसीएस है। और फ्रेंड इट इज क्लियर, हम आगे चलते हैं। अब फ्रेंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें समझने जरूरी हैं इन दोनों सेक्शन की प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए। ओके, जैसे हम बात करते हैं गुड्स की, तो फ्रेंड गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वहां से उसकी डेफिनेशन को कवर किया जाएगा। आगे बात करते हैं सिक्योरिटीज की, तो क्या जो सिक्योरिटीज है उनको गुड्स माना जाएगा 194 क्यू के लिए और 206C1H के लिए। तो फ्रेंड इसमें क्या है, एक हमारा सर्कुलर है 17/2020, जो बेसिकली टीसीएस के लिए आया था, आपका 206C1H के लिए आया था टीसीएस के लिए। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि जो आपकी सिक्योरिटीज है उनको गुड्स नहीं माना जाएगा। ओके, सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, ये जो सिक्योरिटीज है आपकी, इनको गुड्स नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंगली 206C1H अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड सेम एनालॉजी हम अप्लाई करते हैं 194Q के ऊपर। देयरफॉर 194Q में क्या होगा, अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं तो टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। और फ्रेंड इट इज क्लियर, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। जो टीडीएस और टीसीएस की प्रोविजन आपके 194Q और 206C1H, यहाँ पे अगर डेबिट नोट मिलता है क्रेडिट नोट मिलता है, क्या करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, हमें डेबिट और क्रेडिट नोट को बिल्कुल इग्नोर करना है, उसको कंसिडर नहीं करना। बिकॉज 194Q के अंदर जो आपका परचेज अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे, और टीसीएस के केस में क्या है आपका, जो आपका रिसिप्ट का अमाउंट है बेसिकली, ओके, जो आपको रिसिप्ट मिल रही है अगेंस्ट द सेल, ओके, उस वाले अमाउंट पे आपका टीसीएस अप्लाई होगा। तो इस केस में आपको डेबिट और क्रेडिट नोट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है आपको। ऑफ ऑल्दो फ्रेंड ये इस पे क्लैरिटी नहीं है, इट इज द मार्केट ओपिनियन जो मैं आपसे डिस्कस करी है, सर्कुलर में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो है वो आपको जो आपका सर्कुलर है उसमें मेंशन था कि वो टीसीएस उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा तीन चीजों के ऊपर। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट सेविंग, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो इन तीन चीजों पे इसको गुड्स नहीं माना जाएगा या फिर इन पे टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। तो सेम एनालॉजी हमने लगाई 194Q के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सेल करते हैं तो उसके ऊपर 194Q अप्लीकेबल नहीं होगा। अनदर पॉइंट, सॉफ्टवेयर। ओके, अब फ्रेंड जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उसमें 194J में टीडीएस काटते हैं इफ वी आर परचेजिंग फ्रॉम रेजिडेंट, और अगर हम नॉन रेजिडेंट से परचेज करते हैं तो उस केस में 194(5) में टीडीएस काटते हैं। ओके, तो अगर हम उसका 194J 194(5) में टीडीएस काट लिया और उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम जब दोबारा रीसेल करते हैं तो एज पर सर्कुलर नंबर नोटिफिकेशन नंबर 20/2012 हमें कोई भी टीडीएस नहीं काटना होता। ओके, और फिर 194 की जो कंडीशन है 194Q की, अगर हम ऑलरेडी टीडीएस काट चुके हैं तो दोबारा यहाँ पे टीडीएस नहीं काटेंगे, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जो सेकंड हम दोबारा सॉफ्टवेयर को रीसेल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं 194Q और 206C की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी आपकी, अगर हम सॉफ्टवेयर को रीसेल कर रहे हैं। और फ्रेंड क्लियर है। ऑल्दो फ्रेंड अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जो भी 2 मार्च 2021 को आया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मैटर्स को, मतलब बहुत सारे जो केसेस थे उनको कंबाइंडली हियर किया और डिसीजन दिया कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होंगे अगर वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होंगे तो उनपे कोई टीडीएस काटने की लाइबिलिटी नहीं होगी। अब फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 50 लाख रुपए की लिमिट है उसको हमें कब से कंसीडर करना है। एक्चुअली फ्रेंड इससे टीसीएस पहले आ चुका है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, तो उन्हीं की एनालॉजी लगाते हुए हम कहीं ना कहीं उनको टीडीएस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेटल हो चुका है टीसीएस के लिए, बिकॉज जब हमारा सर्कुलर नंबर 17 आया था आपका 2020 का, उसमें ये मेंशन था आपका कि जो हमें 50 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट करनी है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा टीसीएस अप्लाई हुआ था वो 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई हुआ था, बट देखिए 50 लाख रुपए की लिमिट हमने पूरा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 पूरे 12 महीने की लिमिट चेक की थी, और जो पेमेंट
हमने रिसीव करी है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, उन सब पे हमने टीसीएस कलेक्ट किया था जो 50 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट थी। ओके, अब 50 लाख रुपए से ऊपर के लिए फ्रेंड हमने ऑलरेडी अक्टूबर से पहले वाली पेमेंट को भी कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक मेरे को 40 लाख रुपए मिल चुके हैं। ओके, और मुझे फिर 5 अक्टूबर को 15 लाख रुपए और मिलते हैं। तो फ्रेंड जब जो मुझे 5 अक्टूबर 2020 को 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 40 प्लस 15 55 हो गए, तो 55 माइनस 50 5 लाख रुपए जो बने मेरे, उस पर मेरे को टीसीएस भी कलेक्ट करके जमा कराना है। तो फ्रेंड सेम एनालॉजी हम लोग लगाएंगे टीडीएस के अंदर, कि जो हमारा 1 जुलाई 2021 से टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है, तो 50 लाख रुपए की लिमिट के लिए हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के पूरे 12 महीने का पीरियड कवर करेंगे। और जो भी परचेज, जो 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेज होगी हमारी 1 जुलाई 2021 के बाद, उन सब पे टीडीएस काट के जमा भी कराएंगे। एक क्वेश्चन आया, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 टू एप्लीकेबल ऑन नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवॉइस। अभी आते हैं सारे क्वेश्चन हरीश जी, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पे ही है। अभी आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। ओके फ्रेंड, पॉइंट क्लियर हो गया। तो 50 लाख रुपए की लिमिट चेक करनी है, पूरे 12 महीने की चेक करनी है हमें लिमिट। आगे चलते हैं। whether TDS to be deducted on the total invoice value including the GST, क्या जो हमें TDS काटना है वो टोटल वैल्यू पे काटना है या जीएसटी को हटा के काटना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको मैंने बताया, टीसीएस के केस के अंदर हमें जो टीसीएस कलेक्ट करना होता है कलेक्शन के बेस पे करना होता है, एंड कलेक्शन अमाउंट इंक्लूड जीएसटी। तो एज पर सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 हमें जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड करना होता है टीसीएस की कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब फिर हम बात करते हैं टीडीएस के लिए। अब जो टीडीएस काटना होता है वो अगर हम देखेंगे, अगर सेक्शन 194 क्यू को हम अगर मैन्युअली पढ़ते हैं, तो वहां पे जो वर्ड यूज कर रखा है उन्होंने परचेज वैल्यू, वहां पे वर्ड यूज कर रखा है परचेज वैल्यू। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो परचेज वैल्यू का जो मतलब होता है दैट इज पर्टेन टू गुड्स। ठीक है, अगर वहां पे वर्ड लिखा होता, जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है टीसीएस की प्रोविजन के अंदर, वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है रिसिप्ट, रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, कि जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है सेल कंसिडरेशन का, अब वो होता है टीसीएस को मिला के, टीडीएस को मिला, जीएसटी को मिला के। बट जब हम 194 क्यू की बात करते हैं, वहां बात करते हैं परचेज वैल्यू की। तो फ्रेंड वहां पे क्या, और एक बात तो कॉमन बात है कि जितने हमारे और टीडीएस की प्रोविजन है, कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वहां पे जब हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या करना है, जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। अगर 194 क्यू में हमें क्या करना है, टीडीएस काटना है ऑन परचेज वैल्यू, जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। ओके, अब फ्रेंड आगे चलते हैं इसके अंदर। फ्रेंड हम अगर हमारे 2 यूनिट हैं, ओके, सपोज मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके 2 यूनिट हैं, एक उत्तर प्रदेश में है एक दिल्ली में है, दोनों का पैन नंबर एक ही है। तो फ्रेंड उस केस में हमें दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कंसोलिडेट करके हमें लिमिट देखनी है कि हमारी 50 लाख रुपए की लिमिट पूरी हो रही है, लिमिट पूरी नहीं हो रही है। हमें उसको अलग अलग चेक नहीं करना, बिकॉज इनकम टैक्स में हम लोग पैन नंबर वाइज चलते हैं और दोनों का पैन नंबर एक ही है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा अगर हमारी ब्रांचेस है, अगर ब्रांचेस ने आपस में ट्रांजेक्शन करी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, एक हमारा ऑफिसर दिल्ली में, एक ऑफिसर हमारा यूपी में, दोनों ने क्या किया, आपस में ट्रांजेक्शन करी। जब दोनों ने आपस में ट्रांजेक्शन करी तो दोनों का पैन नंबर सेम है, तो फ्रेंड ऑब्वियसली क्या होगा, टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजन उस केस में अप्लाई नहीं होंगे। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड एक बार हम। ये फ्रेंड एक छोटी सी समरी बनाई है कि जो हमने 194 क्यू और 206C1 एच में पढ़ा, कि उसमें कहीं पे अंडरस्टैंडिंग इश्यू ना हो। तो ये 5-6 हमारे सिनेरियो हैं। सिनेरियो नंबर 1, फ्रेंड यहाँ पे क्या है, बायर और सेलर दोनों की ट्रांजेक्शन क्या है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो परचेज सेल वैल्यू है आपकी, वो भी कितनी है, 50 लाख से ज्यादा। तो उस केस में फ्रेंड बायर सेलर दोनों पे एप्लीकेबिलिटी हो गई, और हमने कहा था जब दोनों पे एप्लीकेबिलिटी होगी तो टीडीएस पेबल करेगा। तो इस केस में हमको 0.1% का टीडीएस काट के जमा कराना है बायर को। सिनेरियो नंबर 2 के अंदर बायर की टर्नओवर ज्यादा है, सेलर की ज्यादा है, बट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 50 लाख से कम है, और दोनों कंडीशन को साथ फुलफिल करना जरूरी है। तो इस केस में ना टीडीएस अप्लाई होगा ना टीसीएस अप्लाई होगा आपका। सिनेरियो नंबर 3 के अंदर बायर की टर्नओवर ज्यादा है और सेलर की टर्नओवर कम है, और ट्रांजेक्शन क्या 50 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में बायर की लायबिलिटी है टीडीएस काटने की। सिनेरियो नंबर 4 के अंदर जो आपका बायर है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, बट सेलर की ज्यादा है, और ट्रांजेक्शन भी क्या है, जो सेलर है
उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट है आउट ऑफ सेल वो क्या 50 लाख से ज्यादा है। तो ये होने की वजह से क्या हुआ, जो टीसीएस की लायबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे बायर की लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो इस केस में टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराना है 0.1%। हम आते हैं स्लाइड नंबर 5 के अंदर, जहां पे बायर और सेलर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो क्या एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन को साथ फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो इस केस के अंदर ना टीसीएस लगेगा ना टीडीएस लगेगा आपका। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 6 के अंदर। और फ्रेंड मेरी पीपीटी आपको दिख रही होगी। ऐसी दिख रही है आपको। तो फ्रेंड हमारा सिनेरियो नंबर 6 के अंदर जो हमारा बायर है उसकी 10 करोड़ से कम है परचेज, और जो सेलर है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा है, और ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, जो आपका बायर है उसकी 10 करोड़ से कम है वो बाहर हो गया, जो सेलर है उसकी 10 करोड़ से ज्यादा है बट ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख से कम है आपकी, तो इस चक्कर में सेलर पे भी टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आई। अब फ्रेंड आगे चलते हैं हम। जो आपको कहा था मैंने, जो हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा आज का हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा डिस्कस करने का फ्रेंड। 206 AA और 206 AB, ऑल्दो फ्रेंड हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं जब हमें मोनेंटिक और क्यू को समझा, बस हम इसको रिपीट कर लेते हैं। 206 AA होता है फ्रेंड टीडीएस का प्रोविजन, जिस केस में पैन नंबर हमारे पास नहीं होता, और दिस इज ओल्ड प्रोविजन, कोई नया प्रोविजन नहीं है। आपको पता है उस केस में क्या करते हैं, डबल द रेट और 20%, जो भी रेलिवेंट रेट है उसका डबल रेट या 20%, उस रेट से हम लोग टीडीएस काटते हैं। जनरली इनकम टैक्स में देखा जाए जितने भी सेक्शन है हमारे 194J एंड ऑल, उनसे उन केस में कितना होता है मैम, 10% का मैक्सिमम रेट है 194J के अंदर, तो इसलिए वहां पे क्या होता है आपका 20% रेट अप्लाई होता है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक प्री नोशन हमने सेट कर लिया है कि अगर पैन नंबर नहीं होगा तो 20% का रेट कटेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूसिव वे में सही भी है, बिकॉज और कहीं पे 10% से ऊपर का रेट नहीं है टीडीएस के प्रोविजन में जो जनरली रेजिडेंट पे अप्लाई होते हैं। तो अगर 206AA में पैन नंबर नहीं है तो आप पे 20% का टीडीएस का रेट अप्लाई होगा। वही क्रॉसपॉन्डिंग जो नया सेक्शन है 206AB, वो ये बात करता है कि अगर आपने जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, और जो पेयर है आपका, ओके, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसने अगर लास्ट 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी और उन दोनों साल में उसका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है अगर दोनों साल के अंदर, ओके, तो उस केस में जो उसका टीडीएस का रेट होगा दैट विल बी 5% और ट्वाइस द रेट एज अप्लीकेबल विच एवर इज हायर। तो उस केस में उसका 5% और जो एक्चुअल रेट है 2% ट्वाइस द रेट, वो रेट अप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड ये जो सेक्शन है आपका, ये जो अप्लाई होगा ये सारे सेक्शनों पर अप्लाई होगा, whether 194C, 194J, 194H, 194I, ऑल सेक्शन पे, इन सब सारे सेक्शनों पे 206AB अप्लाई होगा। यहाँ पे फ्रेंड एक बात और नोट करने वाली है आपकी, जो अगर हम बात कर रहे हैं टीडीएस की, क्या बात कर रहे हैं हम टीडीएस की, इसके अंदर क्या है, जो हम बात करें कि 2 साल की आईटीआर नहीं भरी और दोनों साल उसका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस और टीसीएस होना चाहिए। सपोज एक साल में उसका है 50,000 और दूसरे साल में उसका 45,000 है, तो तब भी क्या होगा फ्रेंड्स, वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बना। जब वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बना तो 206AB उस पर अप्लाई नहीं होगा, तो नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे आपके, ओके। और 206A भी आपका सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, इन पे अप्लाई नहीं होगा, और ये 1 जनवरी 2021 से अप्लाई होने वाला है। अब फ्रेंड जो आगे टीसीएस के सेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल रेप्लिका है, ठीक है, बिल्कुल रेप्लिका। वहां पे आपका सेक्शन था 206AA, यहाँ आपका 20CC। वही क्या है, अगर पैन नंबर नहीं है तो टीसीएस कटेगा आपका ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज द हायर। और इन केस ऑफ जो हमने यहाँ पर 206AB, और यहाँ पे क्या है 206CC, सेम चीज कि अगर आपको टीसीएस जो आपको कलेक्ट करना है, अगर जिसका आपको टीसीएस कलेक्ट करना है उस पर्सन ने लास्ट 2 साल की आईटीआर नहीं भर रखी और उन दोनों साल उसका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, नॉट फ्रॉम यू, सारी पार्टियों को मिला के 50,000 से ज्यादा का टीसीएस कटा हुआ है उसका, अगर टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा, और स्पेसिफाइड पर्सन बनने की वजह से उसका हायर रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी 5% और ट्वाइस द रेट विच एवर इज हायर।
और these two provision are applicable from 1st July 2021. और फ्रेंड इट इज क्लियर। और फ्रेंड आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा सर कि चेक कैसे करेंगे, कि हम ये चेक कैसे करेंगे कि दूसरे पर्सन ने आईटीआर फिल करी है या नहीं फिल करी है और उसका कितना टीडीएस कटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ओके, अदरवाइज वी नीड टू टेक डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड अभी 21 जून 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिफिकेशन इशू करा और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एक बताया प्रोसीजर कि क्या इसको प्रोसीजर होगा इसको चेक करने का। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड हम लोग। फ्रेंड जो हमारा सर्कुलर है, बेसिकली सर्कुलर है आपका सर्कुलर नंबर 11/2021 डेटेड 21 जून 2021। इससे फ्रेंड सबसे पहली बात है, जो वो पर्सन होंगे जो जिनकी 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं हो रखी होगी और जिनकी 2 साल की आईटीआर 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा होगा, उनको बोला जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे पेंडिंग एक्शन के अंदर उन्होंने एक लिंक दिया है आपको। जब हम इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन करेंगे, पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, वहां पे एक रिपोर्टिंग पोर्टल आ रहा होगा। ओके फ्रेंड, जब उस रिपोर्टिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पहले हमें एक नया लॉगिन आईडी बनाना है। उस नया लॉगिन आईडी बनाने के बाद हमें एक वहां पे एक कंप्लाइंस चेक, फिर हमें कंप्लाइंस चेक में जाना है। वहां पे जैसे ही हम किसी पर्सन का पैन नंबर मेंशन करेंगे, ओके, तो उसके आगे उसका स्टेटस लिखा आ जाएगा कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अब फिर हम समझते हैं कि इस सर्कुलर में कैसे उसको बताया गया। इससे फ्रेंड इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया वो फाइनेंशियल ईयर 21-22, ओके, हम 2 साल देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20। कीप इन माइंड हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 नहीं देख रहे, ओके, 21-22 के लिए हम 2 साल देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20। इन 2 साल की अगर उसने आईटीआर भर रखी है एसआईसी ने तो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं बनेगा, और नहीं भर रखी है तो ही मे बिकम स्पेसिफाइड पर्सन। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज पर दिस नोटिफिकेशन बताया कि हर साल 1 अप्रैल को उन लोगों का डाटा इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड होगा जो स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। दैट मीन वो लोग जिन्होंने 2 साल की आईटीआर नहीं भरी है और उनका टीडीएस कटाया 50,000 से ज्यादा का, तो उन लोगों की लिस्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड की जाएगी और हम लोग उस यूटिलिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट ऐड करने वाली है कि जिन लोगों ने उस डेट तक 1 अप्रैल तक आईटीआर नहीं भरी होगी तो वो स्पेशल पर्सन बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी आईटीआर भरते जाएंगे वो उस लिस्ट से रिमूव होते जाएंगे। अब फ्रेंड आपको लगेगा कि सर ये तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, तो हर महीने कहीं ना कहीं हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि उनका टीडीएस कटा नहीं कटा। ओके, अगर डिडक्टिव नया है आपका, अगर आपका डिडक्टिव नया है, मतलब सपोज करो एक पर्सन है, उससे पहले पैन नंबर था ही नहीं, फर्स्ट टाइम उसने पैन नंबर लिया है, आज से पहले कोई उसने आईटीआर भरी नहीं है आपकी, ठीक है, तो फ्रेंड्स हाउ कैन बी डिफॉल्टी, और उसकी प्रीवियस 2 ईयर के अंदर 50,000 से ऊपर का टीडीएस कैसे हो सकता है। ओके, तो वो चीज प्रैक्टिकल पॉलिसी पे पॉसिबल नहीं है और वो पर्सन स्पेसिफिक पर्सन की कैटेगरी में कवर नहीं होगा। ओके, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया कि हर साल की डे 1 पे जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको डाटा अपलोड किया जाएगा और ड्यूरिंग द ईयर कोई लोग अपनी अगर आईटीआर भर देंगे तो उनको उस लिस्ट से रिमूव किया जाएगा। तो फ्रेंड इस सर्कुलर के अंदर फ्रेंड एक एग्जांपल लिया गया, सपोज 1000 लोग हैं जिनका हमको टीडीएस काटना है पूरे साल के अंदर, तो सबसे पहले हमने उस यूटिलिटी के थ्रू जो हमने आपको बताया जो रिपोर्टिंग पोर्टल में मिलेगी हमें लॉगिन बनाने के बाद, वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि उनमें से कितने लोग हैं जो स्पेसिफिक पर्सन है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लोग मिले जो उसमें स्पेसिफिक पर्सन है, तो फ्रेंड उन लोगों का मुझको, ठीक है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि वो उनमें से किसी ने आईटीआर भरनी दी। और दूसरा क्या है, देखो फ्रेंड जैसे क्या होगा उसका एक हायर रेट से टीडीएस कटेगा तो वो पार्टी आपको अपने आप ही इंटीमेट करेगी फ्यूचर के अंदर कि सर मैंने अपने कंप्लाइंस पूरा कर रहे हैं, नाउ आई एम नॉट ए स्पेसिफाइड पर्सन। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये प्रोविजन, बट कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स का पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स नेट में लेके आना, उनको आईटीआर फाइल कराना, वो सक्सेसफुली अचीव हो सकता है अगर इस सेक्शन को हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। तो फ्रेंड एक तो ये आया बेसिकली कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा और कैसे डाटा अपलोड होगा और बाद में वो चेंज भी हो सकता है। ओके, अब फ्रेंड अब रिसेंटली कल आई मीन 23 जून को जो आपको मैंने बताया कि इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर पेंडिंग एक्शन के अंदर रिपोर्टिंग पोर्टल होगा, उसका भी प्रोसीजर आया कि वहां पे भी उसको हम चेक किया जा सकता है बेसिकली उसके थ्रू। बस फ्रेंड मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट थी कि इसको अगर आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे ना देखिए जहाँ पे हमें एक डिफरेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऑथराइज पर्सन की बहुत सारी पर्सनल डिटेल चाहिए होती है। ओके, अब उसको वहां पे ना देके अगर उसको हम ट्रेसिस की साइट पे देते, बिकॉज ट्रेसिस की साइट एक ऐसी साइट है जो सारे डिटेक्टर यूज करते हैं, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A
फॉर्म 16B इन सबको जनरेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ट्रेसिस का आईडी पासवर्ड सब लोगों के पास होता है, तो उसको वो पासवर्ड इजीली क्रिएट हो जाता है, और वो पासवर्ड ऑलरेडी है, अगर उसकी यूटिलिटी के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी इनकम टैक्स पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या है, अभी हम जब भी जाते हैं पेंडिंग ऑप्शन, कभी उसके ऑप्शन दिखाता है, कभी उसके ऑप्शन नहीं दिखाता है, तो इट बिकम वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। ओके, और ऐसे में कल जैसे चेक कर रहा था रिपोर्टिंग पोर्टल पे, तो कभी वहां पे वो ऑप्शन आती थी, कभी ऑप्शन नहीं आती थी। तो ऑल्दो अभी ट्रेसिस की साइट सही से चल रही है, तो अगर वहां पे उसको हम ऑप्शन दे देंगे तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा फ्रेंड। दिस इज माय सजेशन फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आपकी तरफ से सजेशन है गवर्नमेंट को कि अगर ट्रेसिस पे देते हैं तो एक ज्यादा अच्छा मोड रहेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकता हूं, कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक फ्रेंड एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि 206 भी आया है, तो फ्रेंड इसके आने के बाद कहीं ना कहीं हमें अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम लोग एक करेक्ट टीडीएस का रेट को डिटरमाइन कर पाए, बिकॉज करेक्ट टीडीएस का रेट को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम रॉन्ग रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई कर देंगे, और रॉन्ग रेट ऑफ टीडीएस अप्लाई होने की वजह से लेटर ऑन जब हम टीडीएस की रिटर्न भरेंगे या टीडीएस का सर्वे होगा, तो कहीं ना कहीं कंपनीज के पास आउट ऑफ पॉकेट उनको वो सब चीजें अपने पास से पे करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। Therefore, there is a huge requirement to update the system to apply section 206 AB and 194Q accordingly, so that correct rate of TDS can be determined at the time of payment only। तो ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग लिटिगेशन में फंसे और अपने टाइम एनर्जी और मनी इसमें वेस्ट करें, बिकॉज आज की डेट में क्या है, टीडीएस के प्रोविजन बहुत हार्श हो चुके हैं। प्रोजिक्यूशन इज वेरी कॉमन। अगर आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर का आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया है, तो उस केस में प्रोजिक्यूशन आपको होनी होनी है, मतलब एंड यू हैव टू टेक द बेल फ्रॉम द रूटीन कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। देयरफॉर प्रोविजन बहुत हार्ड है। मैं जनरली एक टर्म यूज करता हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस प्रोविजन because of the prosecution provisions. Okay, so no one can afford to non-comply the TDS provision. So try to comply the TDS provision as soon as possible, so that we cannot get the prosecution. And when the prosecution launch, it is really very difficult, because I am already handling 2 and 3 prosecution cases. So it is very painful process. Therefore, try to avoid and try to comply all the TDS provision on time. So friends, with this note, this is my information, friend. If you have any kind of doubts, you can write now, you can ask me. Even later on, you can write me on my WhatsApp number, or you can email me. I will try to revert you as soon as possible to solve your all kind of queries. So right now, friends, if you have any doubts for today's session, you can ask. I can try to resolve. थैंक यू संगम भाई, बहुत ही अच्छी Thank you, तरह आपने Anuj. सर्वे सेक्शन को समझाया। हमारे आज पार्टिसिपेंट थोड़े कम आए हैं, हो सकता है कि टाइम का जो भी है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको भी भेज दूंगा, और हम अपने जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर देंगे, कि लेटर ऑन अगर किसी को देखना हो जिनका रह गया हो, वो भी ये इसको सही से देख सके। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर डिप्टी कन्वीनर सी सुधीर सिंह जी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू सुधीर जी। सुधीर जी with us, but I think there is some problem in his letter. सुधीर जी, आपको आवाज आ रही है? सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको? I think वो इशू है उनके फोन में ना, फोन से रिटर्न करने में। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं, बट शायद कोई हाँ, प्रॉब्लम आ रही है उनको, हाँ। माइक का इशू हो रहा है, जो भी है। संगम भाई, मैं ही कर देता हूँ फिर, अब वो शायद कोई कोई इशू आ बात रहा नहीं, कोई बात नहीं। है।
Thank you, Sangam ji, and giving us your precious time. And I hope कि आप आगे भी ऐसे ही हमारे स्टडी सर्कल को अपनी सर्विस देते रहेंगे. वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको तो जब भी फोन करो आप एक कभी आज तक तो मना किया नहीं. बहुत अच्छा है. और आप इलेक्शन में NIRC कंटेस्ट कर रहे हैं. माय बेस्ट विशेस कि आप NIRC में आओ और थोड़ा वेबिनार को और अच्छा इम्प्रूव करो. और अगर कोरोना खत्म होता है तो सर फिजिकल जो हमारे सेमिनार शुरू होंगे उसमें आप जरूर आना. थैंक यू संगम भाई. Thank you. Heman bhai, I also want to express my sincere thanks to you and the complete study circle for providing me opportunity to share my thoughts and view on this topic. Thank you very much. I always Thank be you. here for the profession. Thank you. So nice Thank of you, sir. Thank you.